LIS क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में आज हम लोग 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत जो 4th लॉ रंगनाथन साहब ने दिए हैं उसी 4th लॉ के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर यानी कि पाठक का समय बचाइए। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, इसको हम लोग कहते हैं पाठक का समय बचाइए। रंगनाथन साहब का कहना है कि जब भी आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी को एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचते हैं, तो 5 सिद्धांतों को आपको फुलफिल करना होगा, जिसमें प्रथम 3 सिद्धांत पुस्तक और उसके यूजर के बारे में था, और फर्स्ट सिद्धांत जो था वह लाइब्रेरी का जो उपयोग होना चाहिए उसके बारे में था कि लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं वो उपयोग के लिए हैं। फर्स्ट लॉ यानी कि लाइब्रेरी में जो बुक आप परचेज करते हैं, करके लाते हैं, लाइब्रेरी में यूजर के लिए जो स्टडी मटेरियल आप देते हैं वह ऐसा हो कि यूजफुल, सिर्फ धरोहर के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका कोई न कोई यूजर हो जो यूज करे। सेकेंड लॉ है एवरी रीडर हिज और हर बुक्स, यानी प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक होनी चाहिए। आपके लाइब्रेरी में जितने भी पाठक हैं, मेंबर्स हैं, उनके लायक बुक होनी चाहिए। और थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी जितनी भी पुस्तकें हैं उसके पाठक होने चाहिए। यानी ऐसा पुस्तक मत खरीद लीजिए कि उसका कोई यूजर ही ना हो, जो हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग लॉज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 4th लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी लाइब्रेरी में ऐसा क्या किया जाए कि यूजर का समय बचे। यूजर कम से कम समय में आपके यहाँ की सामग्री को, स्टडी मटेरियल को यूज कर लें या इशू करा करके ले जाएं, उनको समय ज्यादा नहीं लगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहां ज्यादा समय लगता है उस काम के प्रति लोगों में नीरसता आती है, और लोगों के पास समय बहुत ही मूल्यवान है, सब समय बहुत कम है लोगों के पास। लोग चाहता है कि हम कम से कम समय में जाकर के लाइब्रेरी से बुक ले आएं और पढ़ाई करें, या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करें। तो इसमें 4th लॉ कहता है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी ऐसा कुछ किया जाए लाइब्रेरी में जिससे कि पाठकों का समय बचे। और इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सिस्टम डेवलप करना पड़ता है लाइब्रेरी में, और उस सिस्टम जब हम डेवलप करते हैं तो उस सिस्टम के अनुसार आप पाठकों का समय को बचा सकते हैं। तो क्या क्या सिस्टम है, उसके लिए क्या क्या सिस्टम डेवलप करना है, इसके बारे में भी हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन को फुलफिल किया जा सके जिससे कि पाठकों का समय बचे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपन एक्सेस सिस्टम, अबाध प्रवेश प्रणाली। लाइब्रेरी में जब तक आप ओपन एक्सेस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक यूजर का समय नहीं बचेगा। अब एक एग्जांपल से समझिए कि आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और आपको वहां से बुक चाहिए। आप वहां जाते हैं, पहले कैटलॉग कार्ड जहां पर है, कैटलॉग कार्ड में ढूंढते हैं बुक के बारे में, फिर एक सेशन नंबर, कॉल नंबर के द्वारा एक स्लिप भेजते हैं स्टाफ के पास। स्टाफ उसको जाकर के ढूंढ करके लाता है और उसके बाद बुक जो है सो आपको देता है। जरूरी नहीं कि उस समय जो बुक आपको दी गई वह उपयोगी ही होगी, हो सकता है उसे कोई बताया होगा लेकिन उसके लायक वो बुक नहीं है।
लेकिन अगर ओपन एक्सेस सिस्टम होता है तो ओपन एक्सेस सिस्टम में क्या होता है कि यूजर डायरेक्ट स्टैक एरिया में इन करते हैं और वह स्टैक एरिया में जाकर के जो उनको पसंदीदा बुक्स है, जो उनको चाहिए, वो बुक्स के पास वो जाते हैं, वो उस बुक को देखते हैं। हो सकता है उस बुक का कंटेंट उन्हें पसंद नहीं आता है तो वो दूसरे बुक को देखेंगे, फिर तीसरे बुक को देखेंगे, यानी उनका समय नहीं बर्बाद होगा, वे संतुष्ट होंगे लाइब्रेरी की सेवा से और इस प्रकार से पाठकों का आप समय बचा सकते हैं। फिर सेकंड है निगरानी व्यवस्थापन, सेल्फ अरेंजमेंट। अब एक इमेजिन कीजिए कि लाइब्रेरी में बुक्स है, बहुत सारी लाखों बुक्स हैं और वह सही से व्यवस्थित ना हो। अगर वह सही से व्यवस्थित नहीं होगा तो ढूंढने में परेशानी होगी, स्टाफ भी ढूंढेंगे, उनको भी समय बर्बाद होगा, और अगर ओपन एक्सेस है, यूजर्स खुद ही एंट्री कर लेते हैं तो भी परेशानी होगी। तो सेल्फ अरेंजमेंट में सबसे पहली बात ये देखना पड़ता है कि लाइब्रेरी किसी सब क्लासिफिकेशन नंबर को फॉलो करके सब्जेक्ट के अनुसार अरेंज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम एक बुक को देखने जा रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की कोई बुक को हम देख रहे हैं, हो सकता है वो बुक पसंद नहीं आया, हम दूसरे राइटर का पढ़ लेंगे, तीसरे राइटर का पढ़ लेंगे। तो जो सब्जेक्ट के अनुसार अगर बुक अरेंज है तो हमें आसानी होती है बुक को देखने में और आवश्यकता अनुसार हमें उसे जो है सो पढ़ाई कर लेते हैं या इशू कर सकते हैं। तो ये सेल्फ अरेंजमेंट सिस्टम जो है ये भी बहुत ही जरूरी चीज है और सेल्फ अरेंजमेंट को फॉलो करने के लिए जरूरी है कोई क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाए, चाहे डीडीसी हो, कॉलम क्लासिफिकेशन हो, यूडीसी हो, चाहे और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, एक नंबर को अगर एक सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी क्लास बुक को अरेंज करने में और यूजर भी आसानी से उस जगह पर पहुंचते हैं और वे आसानी से अपनी बुक को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला है संग्रहागार प्रदर्शक, स्टैक रूम गाइड्स। लाइब्रेरी में जिस एरिया में बुक्स का स्टॉक किया जाता है यूज करने के लिए, जहां पर सजा करके रखी जाती है सब्जेक्ट के अनुसार, उसे कहा जाता है स्टैक एरिया। जब लाइब्रेरी में हम लोग इन करते हैं तो मेन गेट पर ही एक मैप लाइब्रेरी का बना हुआ रहता है कि रेफरेंस सेक्शन किधर है, स्टैक एरिया किधर है, लाइब्रेरियन कहाँ बैठते हैं, रेफरेंस लाइब्रेरियन कहाँ बैठते हैं, ये सारा चीज मैप बना हुआ रहता है। और इससे क्या होता है कि ज्यादा पूछने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाफ लोग काफी अपने काम में लगे हुए रहते हैं और बार बार जो यूजर्स हैं बार बार जाकर के उससे पूछते हैं, वह सही से जवाब नहीं दे पाता है, झल्ला जाता है, गुस्सा आ जाती है कि उसके पास बहुत सारा बर्डन रहता है, काम रहता है। हाँ, कभी कभी खाली रहता है तो आप पूछिएगा तो आपको आसानी से बता देंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि यूजर का समय बचे, तो इसके लिए जो है सो स्टैक रूम गाइड्स होनी चाहिए। जगह जगह पर लोकेशन बताया हुआ रहना चाहिए कि आप राइट मुड़े, लेफ्ट मुड़े, किस फ्लोर पर क्या क्या चीज है, ये गाइड होनी चाहिए। अगर प्रदर्शक सिंबल दिया हुआ रहे, बहुत जगह बुकलेट के रूप में भी अवेलेबल रहता है, वो बताया जाता है कि आपका यहाँ इस तरह से है, आप लाइब्रेरी में उसको गाइड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यूजर बगैर समय बर्बाद किए हुए रेफरेंस सेक्शन जा सकता है, वहाँ पढ़ाई कर सकता है, स्टैक एरिया जा सकता है, वहाँ से बुक को इशू करा सकता है, यानी बहुत आसानी से वो जो है सो लाइब्रेरी में वह अपना काम को कंप्लीट कर सकता है। जो वो इच्छा से जा रहा है बुक के लिए, वो उसकी पूर्ति हो जाती है। फिर नेक्स्ट है सूचीकरण, कैटलॉगिंग। हम लोग जानते हैं कि कैटलॉग जो होता है वह बुक का मिरर होता है, यानी जैसे हम लोग बुक को पलटते हैं उसका जो है सो टाइटल पेज देखते हैं, फिर वर्सो निकालते हैं, फिर आगे कंटेंट देखते हैं, तो बहुत कुछ आपको कैटलॉगिंग कार्ड में भी दिया हुआ रहता है। जैसे हम लोग मेन एंट्री के बारे में जानते हैं, तो मेन एंट्री क्या होता है, बहुत सारी जानकारियां दी रहती है
उसके अतिरिक्त हम लोग आइडेंटिटी में भी बहुत सारा जानकारी हम देखते हैं। तो कैटलॉग कार्ड बनी हुई होनी चाहिए। कैटलॉग कार्ड से क्या होगा कि हम प्रत्येक बुक के पास जाकर के देखेंगे कंटेंट को, जरूरी नहीं है हम कैटलॉग कार्ड को ही देख लिए और उसके आधार पर हम समझ गए कि इस लाइब्रेरी में ये बुक है कि नहीं, क्योंकि बुक होगी तो कैटलॉग कार्ड होगी और बुक नहीं होगी तो कैटलॉग कार्ड नहीं होगी। अगर हम सिस्टमेटिक तरीका से जो अरेंज किया हुआ है कैटलॉग कार्ड उसको देख लेते हैं, अगर हमको लगता है कि ये बुक है तो कैटलॉग कार्ड मिलेगा, नहीं मिला समझ के बुक नहीं है, हम वहां से वापस हो जाते हैं। फिर हम दूसरे बुक के बारे में सोचते हैं कि हमको दूसरा बुक चाहिए, इससे सब मिलता जुलता बुक चाहिए जिसको हम लोग पढ़ सकें। तो कैटलॉग कार्ड भी बहुत जरूरी चीज है और कैटलॉग कार्ड के अलग अलग एंट्री भी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट के अनुसार अगर कोई बुक को ढूंढने गया सब्जेक्ट के अनुसार एंट्री मिल जाए, ऑथर के अनुसार मिल जाए, टाइटल के अनुसार मिल जाए। 3 तो मुख्य रूप से होना चाहिए, उसके अतिरिक्त भी एंट्री बननी चाहिए। इससे क्या होता है कि पाठक कैटलॉग कार्ड देख लिए, वहां से नंबर पता कर लिए किस जगह है, किस रैक में होगा और वहां पर वो पहुंच करके बुक के पास चले जाते हैं। तो कैटलॉग कार्ड से भी हम लोग यूजर के समय को बचाते हैं। फिर नेक्स्ट है वांग्मय सूची, बिब्लियोग्राफी। आपके लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है, कौन कौन सी बुक है, उसकी एक पुस्तक रूप में पब्लिश हो जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन उसको कहीं से भी देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम लोग नेट पर देख लेंगे, नहीं अवेलेबल है तो उस बुक के रूप में है तो बुक अवेलेबल करा करके उससे हम ढूंढ सकते हैं कि वो बुक है कि नहीं है, जो हम चाह रहे हैं स्टडी मटेरियल वो है कि नहीं। अगर है तो हम पढ़ जाएंगे और नहीं है हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से वांग्मय सूची भी होना चाहिए, इससे भी समय बचता है। उसके बाद है संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस बहुत सारी जानकारियां यूजर को रेफरेंस सेक्शन में मिलती है, क्योंकि बाकी स्टाफ तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन रेफरेंस सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन होता है जहां के इम्प्लॉय से आप जा करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि हमको बताइए लाइब्रेरी में क्या क्या आपके साथ क्या क्या समस्या है, आप वहां जा करके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सेक्शन में लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, वो उतना मदद वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंस सेक्शन सिर्फ इसी के लिए है कि अगर आपके यहाँ आपकी लाइब्रेरी में अगर कोई बुक उसे नहीं मिल रहा है तो आप उसको बता भी सकते हैं कि ये लाइब्रेरी में आपको बुक मिलेगी, कौन सा सेक्शन किधर है। हो सकता है उसे गाइड के द्वारा पता नहीं चला हो तो डायरेक्ट भी रेफरेंस सेक्शन के द्वारा भी उसको जानकारी मिल सकती है। कुछ चीज वो समझ में उसे नहीं आ रहा है, रेफरेंस सेक्शन के जो स्टाफ होते हैं वो समझाएंगे उसे। तो इस प्रकार से लाइब्रेरी के बारे में उसे जानकारी मिलेगा और लाइब्रेरी का जो वह अधिक से अधिक उपयोग करेगा और कम से कम समय में उपयोग करेगा वो, क्योंकि बहुत सारा यूजर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हेजिटेशन होता है, वो किसी से पूछना भी नहीं चाहते हैं और उपयोग भी करना चाहते हैं लाइब्रेरी का, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है उपयोग किए बगैर वो वापस लौटने का सोचने लगते हैं। रेफरेंस सेक्शन के स्टाफ ये भी निगरानी रखते हैं कि कौन सा न्यू यूजर्स है, न्यू यूजर्स को क्या क्या समस्याएं हो सकती है, उसके लिए बताया जाता है, न्यू यूजर्स पर ध्यान रखा जाता है। उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं बता रहा है तो भी रेफरेंस सेक्शन के स्टाफ जो है उसे जाकर मदद करते हैं। तो ये जो संदर्भ विभाग जो है ये होना चाहिए, ये यूजर्स का बहुत कुछ समय बचाता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज प्रत्येक बुक को कितना पढ़िएगा। रेफरेंस सेक्शन के द्वारा जर्नल्स का जो आर्टिकल होता है उसका कार्ड तैयार हुआ है, उसका कार्ड रहता है तैयार। अब तो सिस्टम बहुत कुछ डेवलप कर चुका है ना, तो रेफरेंस सेक्शन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध होती है लाइब्रेरी में, जिससे कि यूजर्स को आसानी होती है और उसका समय बचता है। फिर नेक्स्ट है निर्गमन प्रणाली, इशू मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समय बचाने के लिए। आप ओल्ड मॉडल की लाइब्रेरी में जाते होंगे तो कोई बुक आप इशू कराना चाहते हैं तो बुक लेकर के आप जाते होंगे काउंटर पर। काउंटर पर वो एक रजिस्टर निकालता है। अब समझिए
कि जहाँ पर 10 सेमेस्टर का स्टूडेंट होगा, 20 सेमेस्टर का स्टूडेंट होगा, या मान लीजिए सेमेस्टर कम भी हो, 10 ही हो, 5 ही हो, 6 ही हो, लेकिन मान लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो सिलेबस हैं, अलग अलग पढ़ाई होती है, अलग अलग में सब्जेक्ट में विद्यार्थी इन्वॉल्व रहते हैं, सबका रजिस्टर रहता है। अब रजिस्टर को निकालना, फिर उसको उसमें बुक के बारे में जानकारी देना, टाइटल लिखना, ऑथर लिखना, फिर प्राइस लिखना, बहुत सारा इसमें डेटा रहता है, वो मेंशन करके फिर साइन करवाना, ये काफ़ी समय लेता है। और यह समय जो लेता है वह यूजर को समय को बर्बाद भी करता है। यूजर चाहता है कि हम गए और मेरा काम तुरंत हो जाए, तो ये रजिस्टर सिस्टम अब जो है उसका फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइब्रेरी ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन बुक इशू रिटर्न करें, बहुत अच्छा। RFID के द्वारा, बारकोड के द्वारा आप बुक इशू रिटर्न कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं है लाइब्रेरी तो आप न्यूयॉर्क सिस्टम, ब्राउनिश सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो करके बुक इशू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत कम समय लगता है और कम से कम समय में जितना हम लोग रजिस्टर सिस्टम में 1 बुक इशू कराएंगे, न्यूयॉर्क या ब्राउनिश सिस्टम में हम 5 बुक इशू करा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यूजर का समय बचता है और यूजर उस समय का कहीं और जगह उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समय बचाते हैं। फिर है पुस्तकालय का स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फर्स्ट लॉ में भी हम डिस्कस किए हैं, सेकेंड लॉ में भी है, थर्ड लॉ में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन कैसा होना चाहिए लाइब्रेरी का। अब एक इमेजिन कीजिए, एक लाइब्रेरी वैसी जगह बना दिया जाए जहां पर कम्युनिकेशन का साधन नहीं हो, जहां पर लोग जाते नहीं हों, तो वह लाइब्रेरी का उपयोग कम होगा। मान लीजिए कॉलेज में ही है, कहीं सेंटर में बीच में लाइब्रेरी बना दिया जाए, कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट बाहर निकले, अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, वो निकले, उसे लाइब्रेरी नजर आ जाए, वह लाइब्रेरी में आसानी से पहुंच जाएंगे लाइब्रेरी में और जाकर के यूज करेंगे। लेकिन कहीं साइड में लाइब्रेरी है, वो क्या करेंगे, अरे इतना मेरे पास समय नहीं है, जाने में 10 मिनट लग जाएगा, छोड़ दो, दूसरे दिन लाइब्रेरी का उपयोग कर लेंगे, क्योंकि उसमें समय का बर्बादी होता है। तो यूजर का समय को बचाने के लिए जरूरी है कि लाइब्रेरी सेंट्रल प्लेस पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, केंद्र में, जिसमें कि यूजर को जाने में 2-4 मिनट लगे मात्र और यूजर आसानी से वहां पहुंच जाए। अगर उसे दूर होता है तो उसका समय बर्बाद होता है। लाइब्रेरी मान लीजिए बहुत दूर होगा, स्वाभाविक है कि जाने में समय बर्बाद होगा, फिर आने में समय बर्बाद होगा। तो लाइब्रेरी का यूज अगर हम चाहते हैं वो बेहतरीन तरीका से यूजर का समय बचे, तो यूजर का समय बचाने के लिए जरूरी है इन सभी चीज़ों को हमको फॉलो करना पड़ेगा। इस मेथड को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो यूजर का समय आपको बचाते हैं। और यूजर का समय बचाना मतलब लाइब्रेरी साइंस का जो 5 लॉ है उस 4th लॉ को आप फुलफिल कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर आप 5 लॉज में अगर आप यूजर का समय को बचा देते हैं तो आप लाइब्रेरी का अधिकतम उपयोग करा सकते हैं। तो इस प्रकार से लाइब्रेरी का यूज अगर आपको बढ़ाना हो, आपको यूजर के समय को बचाना पड़ेगा। और यूजर का जब समय बचेगा वह अधिक से अधिक लाइब्रेरी का उपयोग करेगा। इससे क्या होगा, हम लोग लाइब्रेरी का जो रूल्स होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th को सब फॉलो करते हैं, सब फॉलो हो जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि समय बर्बाद होने के बाद यूजर आपके लाइब्रेरी नहीं आएगा, और जब लाइब्रेरी नहीं आएगा क्या होगा, नो बुक का यूज होगा, नो यूजर के लिए होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू।